हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुजों के प्रकार। यहाँ पर हम अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है चतुर्भुजों के प्रकार। तो सबसे पहले है समलंब। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब यहाँ पर इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर जो चार आकृतियाँ दी हैं, आकृति पहली, आकृति दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सभी समलंब चतुर्भुज हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये समलंब चतुर्भुज हैं? यहाँ पर जिसमें भुजाओं का एक युग्म, यहाँ पर दो रेखाएं मिलकर एक युग्म बनाती हैं जो कि समांतर चल रही हैं, सीधी चली जा रही हैं। अर्थात ये रेखा सीधी चलती जाएंगी, कभी भी ये रेखा एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो समलंब चतुर्भुज से आप क्या समझे कि समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब यहाँ पर ऐसे ही चित्र दिए हैं, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर भुजाओं के युग्म बन रहा है, लेकिन अगर ये वाला युग्म और ये वाला युग्म, मतलब ये दोनों रेखाएं मिल गए, जब इस प्रकार जाएंगी तो यहाँ पर ये काट देंगी, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। और यहाँ पर ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर ये वाली आकृति भी समलंब चतुर्भुज नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर ये चारों आकृतियों को ध्यान से देखो तो ये वाली रेखा कभी भी ये वाली रेखा से नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक नंबर वाली और 2 नंबर वाली रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी। ऐसे ही यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी सीधी समांतर चलती रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, ये समलंब चतुर्भुज हैं और ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है हमें पतंग। तो दोस्तों पतंग क्या होता है? आपने इसका पहली बार नाम सुना होगा कि पतंग क्या है। तो पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। ये भी एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? जिसकी प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए ए बी बराबर ए डी। दोस्तों यहाँ पर हमें चित्र से समझ आएगा कि यहाँ पर ये पतंग क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ए बोलेंगे और यहाँ पर ये बी है। तो जो ए और बी है, ए बी ए और डी के बराबर है, अर्थात जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जो भी है वो बराबर होगी। ऐसा ही यहाँ पर बी सी और सी डी, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये सी है और ये सी और डी, तो यहाँ पर ये भी समांतर होंगे, इनकी लंबाई समान होंगी। तो अर्थात पतंग एक विशिष्ट प्रकार की चतुर्भुज है, प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो ये भुजाएं हैं, ये बराबर दर्शाते हैं, मतलब यहाँ पर ये भुजाओं की बराबर दर्शाते हैं। इसी प्रकार इस आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर ये और ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, पर एक जैसी आकृति होना चाहिए, दोनों भुजाओं की आकृति एक जैसी होना चाहिए, सेम, जब हम उसे पतंग मान सकते हैं। यहाँ पर ये भी नहीं होगा और दोस्तों यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो ये पतंग नहीं है और ये पतंग है। दोस्तों इसके कुछ बिंदु हैं। एक पतंग में 4 भुजाएं होती हैं, जैसा कि अभी आपने आकृति में देखा कि एक पतंग में 4 भुजाएं होती हैं और यह एक चतुर्भुज होता है। इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि इनकी लंबाई बराबर होती है और रेखाएं मिलकर युग्म बनाती हैं। तो यहाँ पर आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, आपने देखा था दोस्तों चित्र में, और इनकी लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आकृति है। यहाँ पर दोस्तों समांतर चतुर्भुज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी आपको काम पड़ेगा। इसे अच्छे समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम संकेत करता है, इसका संबंध समांतर रेखाओं से है। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? जैसा कि अभी आपको बताया कि जो रेखा एक ही सीध में चलती हैं
इन्हें समांतर रेखा कहते हैं। अभी यहाँ पर ये ऊपर वाली रेखा और यहाँ पर ये नीचे वाली रेखा, अगर इन्हें हम चलाते जाएंगे, अगर चलाते जाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पर चलाते जाएंगे तो ये रेखा कभी ख़त्म नहीं होंगी। क्यों ख़त्म नहीं होंगी? क्योंकि ये समांतर चलती रहती हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं भी ऊपर जाती रहेंगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। इस प्रकार की आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर दिया है रेखाखंड AB। अब यहाँ पर A और B एक रेखाखंड है और यहाँ पर D और C एक रेखाखंड है। तो यहाँ पर रेखाखंड AB, यहाँ पर जो ऊपर जो ऐसा दिया है इसे रेखाखंड का साइन बोलते हैं। तो रेखाखंड AB समांतर है रेखाखंड DC के। कैसे समांतर है? क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर ये वाली लाइन चली जा रही है और इसी के समांतर, मतलब ये वाली भी चली जा रही है, तो इसे समांतर बोलेंगे। यहाँ पर AD, यहाँ पर दोस्तों देखो इस साइड AD है, इस साइड क्या है BC, तो ये भी एक दूसरे के समांतर चली जा रही हैं। तो यहाँ पर रेखाखंड AD समांतर है रेखाखंड BC के। यहाँ पर इस आकृति में देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर रेखाखंड QP और रेखाखंड SR समांतर है। यहाँ पर ये Q है और यहाँ पर ये P है। अगर इस रेखा को अपन ध्यान से देखें तो ये रेखा ऐसी रेखा बनती हुई चली जाएगी और यहाँ पर ये वाली रेखा भी ऐसी चली जाएगी। तो यहाँ पर जो बनने वाली रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर QS और PR में भी वही कहानी है दोस्तों। यहाँ पर Q है और यहाँ पर S है, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलेंगी, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, अनंत तक इन्हें खींचते चलो, इसके बाद भी ये रेखा एक दूसरे के समांतर ही चलेंगी, कभी भी ये रेखा एक दूसरे को काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यहाँ पर ये रेखाएं कभी भी ऐसी नहीं मिल सकती, हमेशा ये रेखाएं ऐसी ही चलेंगी। तो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बोल सकते हैं कि ये भुजाएं समांतर होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर एक आकृति और दी है। तो दोस्तों, रेखाखंड LM और रेखाखंड ON, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेखाखंड है और ये रेखाखंड है, एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर ये वाला रेखाखंड OL और यहाँ पर रेखाखंड MN, ये भी एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाली आकृति दी है। अब इस प्रकार की आकृति आएगी तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि ये समांतर नहीं है? हम कैसे बोलेंगे कि इनकी रेखाएं समांतर नहीं हैं? दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेखा ऐसी खिंचेगी और ये वाली रेखा B से होते हुए कहीं ना कहीं इसे काट देगी। तो यहाँ पर इस रेखा ने इसको काट दिया, जबकि हमारी शर्त क्या है कि जब भी समांतर रेखाएं चलेंगी तो इस प्रकार बनने वाली आकृति हमारी समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन यहाँ पर ये इसे फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर ये आकृति नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर ये आकृति भी नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये रेखाएं समांतर नहीं हैं। जैसा कि इस आकृति में देखते हैं, यहाँ पर जब ये रेखा सीधी बनती हुई जाएगी और यहाँ पर जब ये रेखा सीधी बनती हुई जाएगी ऐसी जाएगी, तो इस रेखा को ये यहाँ प्रतिच्छेद कर देगी। तो इसलिए ये आकृति भी समांतर चतुर्भुज नहीं होगी। और इस आकृति को तो आप देख ही रहे हो दोस्तों कि ये रेखा यहाँ पर और यहाँ पर कट जाएगी, तो यहाँ पर ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ अवयव दिए हैं, तो ये अवयव क्या होते हैं इन्हें समझ लेते हैं। कि एक समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही रहे हो, यहाँ पर भुजा नंबर 1, इसे भुजा नंबर 2 मान लेंगे, इसे भुजा नंबर 3 और इसे भुजा नंबर 4। तो दोस्तों, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। अब 4 भुजाएं देख ली और कोण कौन से होंगे हमारे दोस्तों? ये 4 यहाँ पर कोण होंगे। जब भी यहाँ पर 2 रेखाएं मिलेंगी तो यहाँ पर कोण बनाएंगी। इसमें से कुछ बराबर माप के होते हैं। आपको इन अवयवों से संबंधित कुछ तत्वों को याद रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है।
तो हमें क्या याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर रेखाखंड ए बी, अब यहाँ पर रेखाखंड ए बी और रेखाखंड डी सी इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आकृति को समझना कि रेखाखंड ए बी, ए और ये बी, तो ये रेखा और रेखाखंड डी सी ये एक दूसरे के सम्मुख भुजाएं होंगी क्योंकि ये ए आमने सामने है। इसी प्रकार ए डी, अब यहाँ पर ए और यहाँ पर ये डी और यहाँ पर ये बी और यहाँ पर ये सी, तो ये भी एक दूसरे के आमने सामने की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर रेखाखंड ए डी तथा रेखाखंड बी सी सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म बनाते हैं। यहाँ पर पहला युग्म कौन कौन ने बनाया दोस्तों? पहला युग्म बनाया ए बी और डी सी ने, और दूसरा युग्म ए डी और बी सी सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म बनाते हैं। अब यहाँ पर कोण ए और कोण सी, दोस्तों यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि यह कोण ए होगा और यह कोण सी होगा, तो ये सम्मुख कोणों का युग्म है। दोस्तों यहाँ पर ये आमने सामने के कोण हैं, तो ये सम्मुख कोणों का एक युग्म होगा। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी भी सम्मुख युग्म होंगे। दोस्तों यहाँ पर रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी सी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, अर्थात जहां पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी सी समांतर भुजाओं की आसन भुजाएं हैं, जैसा कि हमने पहले बिंदु में पढ़ा था, अर्थात जहां पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो जाती है। इस बिंदु का मतलब समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ए बिंदु से लेकर हम बिंदु बी तक जाते हैं। अब यहाँ पर बिंदु बी पर जाकर ये रेखा समाप्त हो गई, लेकिन यहीं से बी से लेकर सी तक एक दूसरी रेखा बन गई। तो इस प्रकार ए से बी और बी से सी तक जो रेखाएं बनती हैं, मतलब जहाँ पर एक रेखा समाप्त होती है वहीं से दूसरी रेखा बन जाती है, इसे हम दोस्तों बोलते हैं रेखाखंड। और यहाँ पर सेम बी सी और सी डी भी आसन्न भुजाएं हैं दोस्तों, कि हमने पहले भी यहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर हमें एक गुण निकल के यहाँ पे आता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। दोस्तों यहाँ पर इसे हमें याद रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है समांतर चतुर्भुज के कोण। तो दोस्तों यहाँ पर हमें याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अगर यहाँ पर मैं आकृति बनाऊं, अगर यहाँ पर ये वाला कोण 90 अंश का है तो यहाँ पर ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा, क्योंकि इनके सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अगर ये 70 अंश का है तो दोस्तों ये भी 70 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर गुण है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो ए से सी तक एक रेखा गई है, तो यहाँ पर डी से सी तक एक रेखा गई है, इन्हें हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात यहाँ पर ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं दोस्तों। और साधारणतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर माप के नहीं होते, इनकी माप अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हुए। अब यहाँ पर उदाहरण 3 में हमें कुछ आकृति से संबंधित प्रश्न दिया है, तो दोस्तों चलो उसे समझ लेते हैं। आज की क्लास पूरी बेसिक क्लास है दोस्तों, आज सिर्फ आपको समझना है, कल से हम प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं चीज़ों को, इसके बाद में हम सवालों को देखेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 हमारे पास में क्या है दोस्तों? तो उदाहरण नंबर 3 में दिया है कि समांतर चतुर्भुज। अब दोस्तों अब आकृति से आप पहचान गए होंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज PQRS, अब PQRS समांतर चतुर्भुज का नाम दे दिया। परिमाप ज्ञात करो। अब दोस्तों परिमाप क्या होता है? परिमाप ये होता है कि यहाँ से यहाँ S से P तक, P से Q तक और Q से R तक और R से S तक जो भी इसकी टोटल लंबाई है उसे हमें ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हल दिया है। हल समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर
गुण में देखा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जो दोस्तों ऐसा आप जानते हो। तो यह परिमाप क्या होगा? तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहली भुजा पी क्यू, यहाँ पर पहली भुजा हो गई दोस्तों पी क्यू, ये वाली भुजा, प्लस क्यू आर, यहाँ पर दूसरी भुजा हो गई दोस्तों क्यू आर, तीसरी भुजा क्या हो गई दोस्तों यहाँ पर आर एस, यहाँ पर तीसरी हो गई आर एस, और चौथी हो गई एस पी। तो दोस्तों हमें पता है कि समांतर भुजाओं में सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, तो दोस्तों आप बोलोगे कि 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो इसकी सम्मुख वाली भुजा कौन सी हुई दोस्तों? सम्मुख वाली भुजा ये हुई। जब ये 7 सेंटीमीटर की है तो ये भी दोस्तों 7 सेंटीमीटर की होगी। अब यहाँ पर पी क्यू 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर एस आर भी 12 सेंटीमीटर का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान रख देंगे, यहाँ पर पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का 7 सेंटीमीटर, आर एस का 12 सेंटीमीटर और एस पी का 7 सेंटीमीटर। अब चारों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 38 सेंटीमीटर आ। दोस्तों यहाँ पर उदाहरण 5 में समांतर चतुर्भुज रिंग में यदि कोण R बराबर 70 हो तो दूसरे सभी कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि R की जो वैल्यू है कितनी दी है दोस्तों? जो कोण R है उसकी वैल्यू हमें दी है 70 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों चित्र में भी R 70 डिग्री का हमें दिया है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब कोण R 70 डिग्री का है तो यहाँ पर कोण N भी 70 डिग्री का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है संपूरक कोण। तो दोस्तों संपूरक कोण क्या होते हैं? जब भी अगर दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं तो हम इस प्रकार कोणों को संपूरक कोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री बनाते हैं दो कोण मिलकर उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। इसे दोस्तों इस बिंदु को आप याद रखना कि संपूरक कोण क्या होंगे कि जो मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, और पूरक कोण क्या होंगे जो मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर R और I, तो दोस्तों यहाँ पर R से लेकर I तक जो है यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों तो यहाँ पर वही है कि जब कोण I बराबर 180 माइनस 70। अब 180 माइनस 70 कैसे आया? क्योंकि दोस्तों R और I मिलकर 180 अंश का कोण बनाएंगे। ये हमें पता है, इन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पर हमें R का मान तो दिया है लेकिन हमारे पास में I का मान नहीं है, और हमें सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R का मान 70 डिग्री है और I को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 180, तो x बराबर 180 माइनस 70, तो x की वैल्यू हमारे पास में 110 आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यही लिखा है कि R और I संपूरक कोण है, और हमें पता है कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। हमारे पास में R की वैल्यू 70 डिग्री थी तो यहाँ पर हमने 180 में 70 घटा दिया, तो यहाँ पर 110 I कोण की वैल्यू हमारे पास में 110 आ गई। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जब ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे दोस्तों? आमने सामने कोण होंगे। जब ये वाला कोण 110 का है तो ये वाला कोण भी 110 डिग्री का होगा। ये हमें पता है, हमने समांतर चतुर्भुज के कोणों के बारे में एक गुण पढ़ा था कि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण G का मान भी 110 होगा, क्योंकि कोण G और कोण L सम्मुख कोण हैं। तो अतः सभी R बराबर 70 डिग्री, N बराबर भी 70 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, और यहाँ पर I बराबर भी 110 और G बराबर भी 110 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिया है कि उदाहरण नंबर 6 में आकृति 3.25 में एक आकृति दी है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें OE बराबर 4 है और यहाँ पर HL PE से 5 अधिक है। तो OH बराबर ज्ञात करना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर सारा खेल आकृति का है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है OE। तो यहाँ पर ये O है और यहाँ पर ये E है। OE हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दी है। तो दोस्तों आकृति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बीच से लेकर E बिंदु तक अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर
इस वाले बीच से लेकर ये P बिंदु तक भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप जानते हो कि विकर्ण समद्विभाजित करता है, यहाँ पर इसे 2 भागों में बांट देता है। तो ये 4 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या दिया है, HLPE से, अब यहाँ पर HL, जो HL है मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो भी लंबाई है वो PE। P हमारे पास में क्या है दोस्तों, P हमारे पास में 4 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पर जो PE है वो हमारे पास में 8 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि OE 4 सेंटीमीटर था तो PO भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें सवाल में दिया है PE से 5 अधिक है, तो PE से 5 अधिक क्या है दोस्तों, HL। तो हम जानते हैं यहाँ पर PE 8 आ गया। अब HL हमें ज्ञात करना है, तो HL बराबर हमें पता है कि PE हमारा 8 है और सवाल में दिया है कि 5 अधिक है। तो HL क्या हो गया दोस्तों, HL हो गया, H से लेकर L तक ये हो गया 13 सेंटीमीटर। और हमें OH बताना है। दोस्तों हम जानते हैं जब ये पूरी रेखा का मान हमारे पास में 13 सेंटीमीटर है तो हमें OH मतलब आधी रेखा का मान बताना है। तो दोस्तों हम इसे आधा कर देंगे, तो OH बराबर 1/2, मतलब दोस्तों 13 को आधा कर दिया, मतलब 13/2 कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इसे 2 भाग कर देते हैं दोस्तों, 6 दूनी 12, क्योंकि 7 बार में दोस्तों 14 हो जाएगा और यहाँ पर ये बचा 1। अब दोस्तों यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर लगा लेते हैं दशमलव। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर 10 आ गया। और हमारे OH का मान कितना आ गया दोस्तों, OH का मान आ गया हमारे पास में 6.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इसका मान 6.5 आ गया। दोस्तों यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होती है। दोस्तों आज की क्लास में मैंने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, कल से हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।